पिछले वाले क्लास में डायग्राम वाला जो क्वेश्चन था हमारा, जिसमें कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दिया हुआ रहता था, वो हम लोग 9 डायग्राम बना चुके थे, है ना। 9 नंबर के बाद 10 नंबर हम लोग शुरू करते हैं और हमने कहा था कि टोटल हम लोग यहाँ पे लगभग 12-13 क्वेश्चन बना लेंगे, ताकि आपका एक ना हैबिट बन जाए कि जब डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए इसमें दोनों दिया हुआ है, दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल दोनों, तो किस प्रकार से उसको हैंडल करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें, तो 10 नंबर का आप इसको देखिए क्या है। 10 नंबर डायग्राम, और चूंकि ये जो 3-4 डायग्राम जो हमारा अब अगला होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप इसमें एक बार लॉजिक लगाइए, आराम से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। क्या है देखिए जरा ध्यान से, ऐसे है और फिर ऐसे, बनाते चले डायग्राम। ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे ए है, इधर से करंट जा रहा है बी की ओर, ठीक है। इसका वैल्यू लिख लीजिए 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 है, अच्छा सारा वैल्यू 2 है। ओके, चलिए पता करते हैं, समझिए पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू किया जाए, देखते पहले ये वाला सवाल पहले देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट आपका ए से बी की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि आपका करंट कहां पे डाइवर्ट हुआ, क्योंकि पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि करंट कहां पे आपका डाइवर्ट हुआ, आप ये पता करो। जैसे यहां से हमारा करंट गया, यहां पर जब हमारा ना पहली बार करंट आया तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक हिस्सा ऊपर की ओर, एक बार हमारा नीचे की ओर, ठीक है। ऊपर की ओर आप जरा देखेंगे ना ध्यान से, तो यहां पे आपको पता चलेगा कि अच्छा यहां पे करंट जब गया तो ये दोनों भी पैरेलल हो गया, और पैरेलल होने के बाद यहां पे एक पॉइंट के लिए मिला और फिर पैरेलल हो गया, उसके बाद फिर यहां पे आया, तो आगे जो बढ़ेगा फिर वो हमारा सीरीज में आ जाएगा। इट मींस जब हमारा ये करंट एक बार ऊपर चला गया और एक बार नीचे चला गया, तो ऊपर में हमारा जो भी है और नीचे में जो भी है, क्या ये दोनों ऊपर नीचे पैरेलल में दिख रहे हैं आपको? ऊपर का पूरा और नीचे के दोनों पूरा पैरेलल में तो है, हालांकि ऊपर वाला फिर से अपने आप में पैरेलल में है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है कि ये पूरा इस पूरे के साथ कैसा है, पैरेलल है, क्योंकि यहां पे करंट हमारा डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो ये पूरे के पैरेलल में, ये आपको मालूम है, लेकिन पहले आप इसको तो सॉल्व कर लो, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है। अब एक बात आइए, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे, तो फिर ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, लेकिन अभी भी ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो पहले हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं बड़ा शॉर्ट में। इसका कितना होगा, 1/RP करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना 2 होगा, तो 1 + 1 यानी कि 2/2, लेकिन हमको मतलब किससे है, आरपी से, यानी कि हमने इसको पलट दिया तो इसको पलटेंगे 2/2 यानी कि 1, तो यहाँ पे हैंस यहाँ पे भी आरपी का वैल्यू आपके पास 1 ओम आया। ओके, अब जरा आप खुद बताइए, दोबारा समझिए, इसका 1 ओम आया, ये भी तो 2 वैल्यू है, तो इसका भी कितना आएगा 1 ओम, तो ऊपर का टोटल कितना आ गया, ऊपर का टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर का टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 2 ओम टोटल, क्योंकि इसका 1 और इसका 1 2। अब उसी प्रकार से इसका होगा 1 और इसका भी होगा 1, ये ऊपर वाले का और ये हमारा नीचे वाले का, तो दोनों का लिख देते हैं। टोटल इसका भी कितना हो गया, 2 ओम हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, आपने इसको सॉल्व किया 1 ओम आया, इसको आपने सॉल्व किया 1 ओम आया, ओके। इसका मतलब इसको आपने सॉल्व किया तो 1 आया और इसको आपने सॉल्व किया तो 1 आया,
अब 1 और 1 दोनों किस में आ चुका है आपका, सीरीज में, और सीरीज में दोनों आ चुका है, तो दोनों को आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से आपने नीचे में भी कर दिया। अब ये डायग्राम आपका कैसा बन चुका है मालूम है, ये आपका डायग्राम ना अब कुछ इस प्रकार का बन चुका है। देखिए यहां पे आया वो, अब ये डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन चुका है, ए बी, क्योंकि जितना भी हमारा तामझाम था ऊपर वाला अपने उसको सॉल्व करके एक कॉमन सा बना दिया, कितना बताइए 2, और नीचे वाले को भी आपने कितना बना दिया 2। क्या ये बात समझ में आई है? तो यहाँ पे ना बेसिकली हमने ये किया कि देखो यहां से करंट जब हमारा यहाँ पे आया तो दो अलग अलग हिस्सों में पहले बैठ गया, एक ऊपर और नीचे। तो हमको यहीं से पता चलेगा कि अच्छा ऊपर वाला और नीचे वाला तो अपने आप में पैरेलल में है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर वाला खुद अपने आप में फिर से पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में था, इसको हमने सॉल्व किया, सीरीज में आया 1, इसको हमने सॉल्व किया, ये भी 1, और दोनों अब हमारा सीरीज में है, एक लाइन में है, इट मींस 1 + 1 2। ऊपर का पूरा हमारा 2 हो गया, नीचे का भी हमारा पूरा 2 होगा क्योंकि सबका वैल्यू 2 2 है, ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2। अब यहाँ पे हमारा करंट एक बार यहाँ पे आया तो वो एक बार ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। अब ये दोनों किस में बताइए, अब दोनों हमारा पैरेलल में है, अब तो बन जाएगा हमारा, बड़ा आसान हो जाएगा अब तो। अब ये हमारा टोटल हो जाएगा 1/RP = 1/2 + 1/2, इसका हो जाएगा 2 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2/2, लेकिन हमको मतलब है केवल RP से, तो 2/2 यानी कि 1, तो हैंस RP = 1। सोचो 1 Ω। देखो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम, इतना पेचीदा डायग्राम, आंसर कितना 1। तो कई बार आपको ना इसमें घबराहट हो सकता है कि अरे भाई इतना बड़ा डायग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा बस आपको सावधान होकर बनाना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो सवाल नंबर आपका 10 हो गया, 2 और देख लेते हैं कहां पे है वो। चलो हाँ सही है, इसको पहले मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से लेके बना लीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट। इस बार हम नहीं बताएंगे, इस बार आप पहचानिएगा, ठीक है, डायग्राम को आप पहचानिएगा। 10 हो गया, 10 के बाद 11 पे आइए। डायग्राम नंबर 11। इस बार डायग्राम में आप लोग बताइएगा कहां पे पैरेलल है और कहां पे सीरीज है। देखिए ध्यान से, डायग्राम है आपका ये है 3 6 3 6 8 8। ओके, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, करंट ऐसे से इधर की ओर जा रहा है। चलिए बता सकते हैं आप, ये 6 ओम है, ध्यान से याद रखिएगा इसको। चलिए बता सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल, पहले आप पता करो कि करंट कहाँ पे डाइवर्ट हुआ, यहाँ पे गया, तो ये हमारा यहाँ पे करंट 2 हिस्सों में बट गया, एक बिल्कुल ऊपर इन दोनों के लिए और एक हमारा बिल्कुल इसमें। यानी कि बताइए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, करंट यहाँ पे आया तो एक बार हमारा करंट इधर गया, और जो करंट इधर गया होगा इन दोनों को मिला होगा, फिर वही करंट यहाँ पे आके फिर इन दोनों को मिला होगा, फिर यहाँ पे आके वो बाहर निकला होगा, अगला कहाँ पे डाइवर्ट हुआ, इन दोनों के लिए। इट मीन्स ये दोनों तो पहले से आपको पैरेलल में दिख ही रहा है, इसका काम अभी छोड़ दो आप पहले, ठीक है, आप पहले इन दोनों का काम करो, क्योंकि ये दोनों इसके साथ कैसा है,
पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों भी तो अपने आप में, ये तो अपने आप में पैरेलल है, ये भी तो अपने आप में पैरेलल है। दोनों को पहले सॉल्व करके एक लाइन में लाएंगे, मतलब किस में लाएंगे, सीरीज में लाएंगे, और जब वो सीरीज में आ जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, वो पैरेलल में हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, पहला इसका सॉल्व करते हैं। क्या है 1/3 प्लस 1/6 कितना आएगा बताइए, एलसीएम 6, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिंपल सा आरपी से मतलब है। कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम। देखिए इसका कितना आया 2 ओम। ओके, इसका भी वैल्यू उतना ही है 3 और 6, इसका भी कितना आएगा 2 ओम आएगा इसका भी। ये हमारा पहला हो गया हैंड्स आरपी का वैल्यू। उसी प्रकार से हैंड्स आरपी का वैल्यू ये भी हो जाएगा। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, बस उतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। जब इसका 2 ओम तो इसका भी 2 ओम, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। अब जरा आप एक बार बताओ हमको, इसको आपने सॉल्व किया 2 ओम आया, इसको भी आपने सॉल्व किया कितना आया 2 ओम आया, और जब आपने दोनों को सॉल्व कर दिया और जो कि दोनों यहाँ पे एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो अब दोनों किस में आ चुका, अब दोनों सीरीज में आ चुका। तो टोटल हमारा कितना हो गया, ऊपर का टोटल हो गया आपका 2 और 2 4 ओम। ओके, अब आपका डायग्राम कैसा बन चुका है मालूम है, देखिए अब आपका डायग्राम ना कुछ ऐसा बन चुका है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा, और ऐसे, यानी कि अब आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन चुका है। यहां पे आपका ए है और यहां पे आपका बी है। ऊपर वाला का काम आपने कर दिया है, पूरा खत्म हो चुका ऊपर का काम, एक सिंगल में है बस, ठीक है। लेकिन ये दोनों अभी भी किस में है, ये दोनों अभी भी पैरेलल में है। तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ नहीं, पहले नीचे वाले को, तो पहले नीचे वाले को करते हैं। तो इसका कितना था जरा बताओ, 8 था, 8, इसका भी कितना 8। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे ना, तो ऊपर में भी एक बचेगा और नीचे में भी एक बचेगा, तब हमारा बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं 1/rp इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8। एलसीएम तो आपका 8 ही आएगा। ओके, 1 प्लस 1 यानी कि 2/8। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिंपल सा आरपी से मतलब है। तो 8/2 यानी कि 4 ओम। ये कितना आ गया आपका, ये आ चुका आपका 4 ओम। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 4 ओम। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास 4 ओम आया, ठीक है। अच्छा ये कितना था, इसको ऊपर वाले को आपने टोटल सॉल्व किया तो टोटल ये भी 4 था। अब आपका डायग्राम कैसा बन चुका है मालूम है आपको, अब कुछ आपका डायग्राम ऐसा बन चुका है। देखो बताइए दोनों का वैल्यू कितना कितना, दोनों का कितना कितना वैल्यू 4 4, बिल्कुल सही। अब डायग्राम आपका ऐसा बन चुका है, अब तो आराम से बन जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है आपको, लास्ट में पैरेलल करना है बस। तो 1/rp इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू एलसीएम 4 आएगा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/4। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल आरपी से। 4/2 यानी कि 2 ओम। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 2 ओम। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, केवल 2 ओम। बात समझ में आई है, बस ऐसे आपको इसमें करना था। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे पहचानना होता है। अब मेरे हिसाब से आपको हैबिट बन चुका होगा कि कैसे कहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, 11 हो गया, 12 नंबर एक लास्ट कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 लिखिए। 12 नंबर में क्या है, थोड़ा सा देखा जाए कौन सा दिया जाए आपको। चलिए इस बार थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। बताइएगा क्या इसमें होगा।
बता दिया तो बहुत अच्छी बात। ओके 3 3 ये 3 है। जरा सोचो इस डायग्राम के बारे में पहले, कहां से क्या हो सकता है। करंट देखो कहां से कहां डाइवर्ट हुआ, बस एक बार आपने उसको पकड़ लिया, बस बन गया आपका 0.5। ये 0.5 है, याद रखिएगा। और ये भी आपका 0.5 ही है। चलिए बताइए, क्योंकि आपका यहाँ पे प्लस है तो करंट आपका इधर से जा रहा है और करंट आपका इधर से ये लौटेगा। ठीक है, बताइए कहां पे क्या करना चाहिए हमको। ट्रायंगल है आपका, पहले देखो करंट कहां पे डाइवर्ट हुआ। इधर से जा रहा है, ऐसे गया गया गया, ये किसमें है, पैरेलल या सीरीज, सीरीज में। करंट यहां गया, यहां पे करंट हमारा जैसे ही आया दो हिस्सों में बटा, एक इधर और एक इधर, लेकिन ये दोनों क्या पैरेलल में है, दोनों आपका सीरीज में है क्योंकि एक ही लाइन में है वो, है ना। यानी कि यहां पे करंट हमारा डाइवर्ट हुआ तो ये वाला और ये दोनों किसमें, पैरेलल में, ये वाला और ये दोनों एक साथ इसके साथ पैरेलल में है। और फिर लास्ट में आपको पता ही है सीरीज में है, तो पहले आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा बताइए। पहले इसको करते हैं क्योंकि दोनों हमारा सीरीज में है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो दोनों किस में आ जाएगा, आपका पैरेलल में आ जाएगा। चलिए करते हैं थोड़ा सा, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और चूंकि दोनों सीरीज में तो क्या लिखेंगे बताइए, आरपी या आरएस, आरएस कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 को। किसको सॉल्व किया हमने, ऊपर वाले को, दोनों किस में आ चुका अब पैरेलल में, क्योंकि पहले दोनों सीरीज में था, हमने दोनों को जोड़ दिया तो वो सिंगल बन गया, एक हमारा सिंगल लाइन बन गया। ठीक है, चलिए आप ना इसको थोड़ा सा और, अब आप बनाना चाहें तो अब आप इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं, मतलब कि इन दोनों हमारा सीरीज में था, हमने जोड़ दिया तो अब आपका कुछ ऐसा बन चुका है। देखिए थोड़ा सा यदि हम बनाना चाहें तो अब आपका कुछ ऐसा बन चुका है। चलो थोड़ा सा देख लो, क्या कुछ ऐसा बन चुका अब, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों हमारा था पहले सीरीज में, दोनों को हमने जोड़ दिया, वो आ चुका अब हमारा ये दोनों आपस में पैरेलल में आ चुका। तो अब ये जो हमारा 6 है, यानी कि ये वाला 6, ये वाला कितना 3, ये 0.5 और ये भी आपका 0.5। इन दोनों को यदि हम सॉल्व कर देंगे तो तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखो। इसके लिए इसको तो आपने सॉल्व किया तो इतना आया, अब इसके लिए सॉल्व यदि हम लोग करें तो आपके पास आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम 6 आएगा तो 1 प्लस 2 यानी कि 3/6, तो आरपी आ जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 2 ओम। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, यानी कि 2 ओम आया, इन दोनों का वैल्यू आया। अब ये पैरेलल में था, आपने इसको सॉल्व करके किस में ला दिया, अब सीरीज में। तो बताइए अब ये भी आपका एक साथ, ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल सा जोड़ देना है बस। अब तो टोटल कितने हो जाएंगे बताइए। पहला तो 0.5 प्लस इन दोनों का वैल्यू कितना आपने सॉल्व किया 2, तो 2 प्लस फिर से कितना 0.5, बताइए कितना होगा 2 और 0.5 2.5 और फिर 0.5 यानी कि 3 ओम। ये आपका फाइनल आंसर है। कोई डाउट इसमें, बात समझ आई है। तो ये वाला आपका डायग्राम था, हमको पता चल रहा था कि अच्छा करंट यहां से ऊपर एक बार गया तो जो करंट ऊपर गया होगा वो इसको भी है, उसको भी मिलेगा, और ये दोनों एक साथ इसके साथ पैरेलल में है, तो दोनों सीरीज में था, दोनों को हमने पैरेलल में लाया। तो पहले हमारा 6 हो गया और ये 6 और ये 3, दोनों को सॉल्व किया 2 आया, और इनको सॉल्व किया तो हमारा ये आप चूंकि सीरीज में आ चुका तीनों, तो तीनों को हम एक बार जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 ओम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो हमने ना डायग्राम यहाँ पे जैसे मन तैसे बना के बस शॉर्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। और ऐसा सवाल कई बार आपसे मात्र हो सकता है, एनसीईआरटी में उतना खुल के नहीं दिया है, तो हो सकता है कि केवल आपका ज्यादातर जो आए वो एमसीक्यू में आए,
ठीक है। या फिर हाँ 2 नंबर में भी आता है, क्योंकि हमने आपका सैंपल पेपर देखा है, उसमें भी इस प्रकार का सवाल 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये हमारा था। देखो इस प्रकार का ना सवाल हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में है और इसको ना पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ने पूछा है। हालांकि 4 नंबर 5 नंबर में नहीं पूछा है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर में एमसीक्यू टाइप इसको पूछ लिया गया है। तो ये आपका खत्म हुआ, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो जब भी आपके सामने डायग्राम आए इस प्रकार का, सब कोई सुनिए जरा ध्यान से, जब भी आपके सामने इस प्रकार का डायग्राम आए तो पहले आप उसमें ये देखोगे करंट डाइवर्ट कहां पे हो रहा है, क्योंकि आपको दिक्कत होगा पैरेलल वाले को बनाने में। सीरीज वाला बड़ा आसान होता है, एक लाइन में होता है, आप बना दोगे उसको, लेकिन दिक्कत होगा पैरेलल वाले में। तो पैरेलल वाले में देखो करंट कहां पे डाइवर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर आप उसको एक एक करके सॉल्व करते जाओ। आप चाहें तो इसका रफ भी कर सकते हैं बगल में, फिर आराम से बनाइएगा। तो अगला वाला क्लास हमारा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीटली सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म कर चुके हैं, है ना। और देखा जाए तो उसमें से हम लोगों ने खास करके पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म करने के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया जो कि एनसीईआरटी में तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर दिया हुआ है। रेफरेंस बुक में बहुत सारा ये सब चीज भर भर के उसमें दिया गया, और सीबीएसई ने कई बार इन प्रकार के सवालों को पूछा है। तो जैसे आपने डायग्राम में देखा, आपने टोटल 12 डायग्राम बनाया, जिसमें आपने ये सीखा कि एक ही सर्किट में, यानी कि एक ही डायग्राम में दोनों कॉम्बिनेशन दे सकता है, सीरीज भी और पैरेलल भी। तो दोनों को कैसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब क्या है, फाइनल आपको सीरीज को और पैरेलल को दोनों को सॉल्व करके फाइनल आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल हमारे सर्किट में कितना होगा। यही तो हम लोगों ने सीखा है। चलिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का सवाल ना आप बहुत बार ध्यान से याद रखिएगा। वो डायग्राम वाला जो मैंने आपको कल बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा गया है। जब आपके सामने हम सैंपल पेपर देंगे सीबीएसई का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बार इस प्रकार का सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कई बार उस प्रकार का सवाल छोटा छोटा एमसीक्यू में आ जाता है, कई बार 2 नंबर 3 नंबर, कई बार तो 4 नंबर में भी आ जाता है, जब थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, है ना, उस प्रकार का आ जाता है। तो इतना खत्म करने के बाद हम लोग फाइनली आज पहुंच चुके हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें ना बेसिकली हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ इसमें फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 3 फॉर्मूला अभी मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से इसको देखते चलिए। टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है यहाँ पे ना, 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला, बात हो रहा है इसमें हीटिंग का, दूसरा बात हो रहा है इसमें इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। अब हीटिंग का मतलब क्या, सिंपल सा हीट, है ना, लेकिन इसका मतलब है क्या। चलिए, कितना बड़ा लंबा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रजिस्टर। अच्छा, सबसे पहले तो हमने आपको रजिस्टर के बारे में बताया था। रजिस्टर का मतलब क्या समझना है आपको, सिंपल सा कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो सके। लेकिन कंडक्टर में और रजिस्टर में, दोनों में फर्क क्या है। देखो, कंडक्टर का सिंपल सा मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास हो सकता है, लेकिन रजिस्टर का मतलब होता है कि वैसा कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक पास तो करेगा, लेकिन उसके पास कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस भी होगा। वही चीज है, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। लेकिन रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा कोई भी कंडक्टर हो सकता है। मतलब रजिस्टर का मतलब सिंपल सा कंडक्टर ही है, लेकिन कैसा कंडक्टर, जिसमें कुछ मात्रा में जरूर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कहा, देखो, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रजिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये जो आपको फैन घूम रहा है, बताइए क्या ये फैन आपका एक कंडक्टर है या एक रजिस्टर है, बताइए। नहीं, कंडक्टर ये आपको नहीं कहना है। हालांकि एक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है सही बात है, लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस भी तो होगा। इट मींस, हालांकि आपको मालूम है कि हाँ पंखा में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा कंडक्टर है, सिंपल सा। लेकिन अब आपके सामने कंडक्टर से भी एक अच्छा वर्ड आ गया है, रजिस्टर। आप रजिस्टर बोलो, क्योंकि फैन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन इसके पास अपना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा। इट मींस फैन हमारा एक रजिस्टर है। ठीक है, अब आपने खुद इस चीज को घर में कभी गौर किया होगा आपने, या फिर इस चीज को आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हमारा फैन ये लगभग 3-4 घंटा लगातार चलता रहता है ना, लगातार घूमता रहता है, तो इसके नीचे वाले हिस्से को आप इसे टच करोगे ना, बहुत हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है।
दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस यही है हमारा। तो जिस रजिस्टर में, यानी कि जैसे हमारा फैन रजिस्टर है ये, तो जिस रजिस्टर में हीट हमारा प्रोड्यूस हो जाए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के वजह से, वही आपका कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा, ये फैन हमारा लगातार 3-4 घंटा चल रहा है, इसका मतलब है कि इसको लगातार क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तभी तो ये घूम रहा है। इट मीन्स जिस रजिस्टर में लगातार कुछ समय तक करंट मिलने के वजह से यदि उसमें हीट जनरेट हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है, यही हमारा कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, किसी किसी बुक में ना, हालांकि एनसीईआरटी में तो यही वाला हेडिंग लिखा हुआ है, लेकिन किसी बुक में आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, हो सकता है उसमें यदि मिल जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो भी सेम ही चीज है, ठीक है। यदि आपके सामने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोले या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है वो भी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मालूम चल गया। सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे, जिस रजिस्टर में करंट फ्लो होने के वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाए, वही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अच्छा, क्या हीट तुरंत प्रोड्यूस होता है? बताइए। बिल्कुल नहीं, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जिसमें हीट जल्दी प्रोड्यूस होता है, लेकिन किसी में धीरे से कम, थोड़ा टाइम लेता है। वो एग्जांपल बताइए जिसमें सबसे तेजी में हीट प्रोड्यूस होगा। हीटर, सही बात। और आपका आयरन में हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल से प्लग लगाते हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर पूरा हमारा आयरन हीट हो जाता है। इट मीन्स वो भी तो हमारा हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये फैन है बहुत धीरे काम करेगा, कम से कम इसको गर्म होने में 1 घंटा तो मिनिमम लग जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे हमारे पास डिवाइस होते हैं जो कि जल्दी हीट हो जाता है, कोई थोड़ा सा टाइम लेता है, सबका अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको समझ में आ गया। एग्जांपल इसका देख लो, जैसे हमने आपको बताया एन इलेक्ट्रिक फैन, यही वाला फैन का बात कर रहा है, बिकम्स वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि लगातार कुछ समय तक यदि हमारा घूमता रहेगा, मतलब कि लगातार इसको करंट मिल रहा है, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये हीट हो चुका है, थोड़ा सा मतलब गर्म हो चुका है, ठीक है। यही था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसमें आपको फॉर्मूला तक पहुंचना है। मेन फॉर्मूला आपका इस टॉपिक का जो है ना, ये वाला है, यहां तक आपको पहुंचना है। और कई बार पूछ लेता है कि आप कैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला को डिराइव करोगे, आप डिराइव करके बताओ, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या है देखिए ध्यान से, यहीं से आपका वो मेन चीज शुरू होता है, एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमने वही कहा, आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलो या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब ये जूल्स क्यों, क्योंकि एक आदमी का नाम था, है ना, उसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। आगे देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब हो गया कि आखिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला क्या है। एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप, फॉर्मूला का बात कर रहा है, इसका फॉर्मूला जनरेट आप कैसे करोगे। चलिए जरा देखिए ध्यान से, प्रोसेस के थ्रू कहा जा रहा है इसमें, लेट अ करंट, देखो हमने यहाँ पे ना पहले से इसलिए लिख दिया आपको, आपके लिए, क्यों, ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच सके और हम लोग जल्दी इसको खत्म कर सके। लेट अ करंट आई, करंट मतलब आई से डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल आई। लेट अ करंट आई बी फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, सपोज मान लो कि आपके पास ये फैन ही है, मान लेते हैं, मान लीजिए कि इस फैन के पास लगातार करंट हमारा आई मिल रहा है इसको, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस आर। इट मींस यदि ये हमारा रजिस्टर है, यानी कि हमारा फैन यदि रजिस्टर है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें करंट भी जा रहा होगा, और रजिस्टर है तो इसके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। आगे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी बी दी पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, भी मिल रहा है, मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। आगे, अक्रॉस द रजिस्टर, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास यही वाला फैन था, इस फैन को करंट आई मिल रहा है, रेजिस्टेंस आर मिल रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल रहा है, ठीक है। और कुछ समय तक इसको घुमाना पड़ेगा ना, तो आगे, लेट टी बी द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, और कुछ समय तक इसको लगातार करंट हम लोग देते हैं, क्योंकि आप करंट दे रहे हैं तो कुछ समय तक देंगे, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, तो टाइम हमने कितना मान लिया, स्मॉल टी मान लिया। तो आपको यहाँ पे ना बेसिकली 2 पॉइंट एज्यूम करना है कि हाँ, ऐसा हमारे पास एक रजिस्टर है, उसको करंट आई मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेजिस्टेंस आर है, और कुछ समय टाइम यानी कि टाइम टी तक वो घूम रहा है, आपको ऐसा मान लेना है। आगे बढ़ते हैं नाउ, अब यहीं से आपका मेन चीज शुरू होता है। यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू हम लोग लिख सकते हैं।
अब इसी फॉर्मूला से क्या हम W का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। W इक्वल टू VQ, और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने इसको अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। आगे P इक्वल टू W/Q। हालांकि आपने क्लास 9th में फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा था वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसमें आपको याद है पावर का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू W/T, या फिर आप यहां पे W के जगह पे और क्या लिख सकते थे? याद कीजिए, E यानी कि एनर्जी बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला हमारे क्लास 9th में हुआ करता था P इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, यानी कि यहाँ पे W किसके लिए है? वर्क डन के लिए, वर्क डन बाय टाइम। या फिर आप क्या पढ़ते थे? एनर्जी बाय टाइम। देखो यहाँ पे ना एनर्जी और वर्क डन दोनों हम लोग एक के दूसरे पे, मतलब कि यहाँ पे वर्क W के जगह पे हम E भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि W का मतलब वर्क डन और E का मतलब एनर्जी, यानी कि वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी। अब यहाँ पे हमने आपको एक रिलेशन बताया था क्लास 9th में, चलिए याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पे हमने कहा कि पावर का फॉर्मूला W/T यानी कि वर्क डन बाय टाइम के जगह पर आप एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। क्यों? वर्क डन के जगह पर हम एनर्जी क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए, नहीं इसको ऐसे नहीं बोलना है, इसको दिक्कत हो जाएगा फिर। ऐसे यहाँ पे बोलना है कि देखो वर्क डन के जगह पर हम एनर्जी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास जितना एनर्जी होगा आप उतना ही काम कर पाओगे ना। जैसे मान लीजिए हमको गड्ढा खोदना है और मेरे बॉडी में जितना एनर्जी बचा हुआ है हम उतना ही गड्ढा खोद पाएंगे। इट मीन्स एनर्जी और वर्क दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपके पास जितना एनर्जी होगा आप उतना ही काम कर पाएंगे। कोई हमको बोल दिया कि 20 किलोमीटर दौड़ो, मेरे पास उतना एनर्जी ही नहीं है, तो हम कहां से दौड़ पाएंगे? हम उतना ही दौड़ पाएंगे ना जितना पास मेरे पास एनर्जी होगा। दौड़ना मतलब काम कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि पावर के जगह पर आप W/T भी लिख सकते हैं या फिर आप E/T भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे क्या लिख के चलेंगे? W/T। ठीक है, दोनों सेम चीज होता है, लेकिन आप इसको अभी ये मान लो। तो हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है, ये हमारा पावर का फॉर्मूला जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, कुछ नया नहीं है, अब इसको पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब वहां पे आइए, यहाँ पे आ जाइए। पहले आप इसको देखो, P इक्वल टू W/T आपने लिखा, ठीक है। अब वहां पे हमने क्या लिख दिया? ऊपर में W था, W के जगह पे हमने VQ लिख दिया, VQ/T, और हमने रीजन क्या दिया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जरा इक्वेशन फर्स्ट देखो तो कहाँ है? बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा W है, तो क्या W के जगह पे हम VQ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा वहां पे P इक्वल टू VQ/T हो गया, और हमने रीजन भी दे दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ से देख लो भाई, बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे W के जगह पे VQ लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, चूंकि ये हमारा VQ किसमें है? मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, V इंटू Q डिवाइडेड बाई T, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया? P हमने रहने दिया, हमने डायरेक्टली यहाँ पे ना अब VI लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए V का V हमने रहने दिया, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। Q/T कितना होता है बताइए? किसका फॉर्मूला होता है Q/T? करंट का, I का, यानी कि I इक्वल टू Q/T। तो क्या हम Q/T के जगह पर डायरेक्टली I लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला? VI बन गया। तो P इक्वल टू VI। यहां तक बात समझ में आई है? चलिए, यहां तक हमारा पावर का बात हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर यानी कि P एंड टाइम यानी कि T, ठीक है। देखिए हीट का फॉर्मूला होता है पावर और टाइम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको हीट मिल जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना आपको मिलेगा हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? H मतलब हीट इक्वल टू P मतलब पावर और T मतलब टाइम। तो H इक्वल टू P इंटू T लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा है हीट प्रोडक्ट है किसका? पावर और टाइम का, यानी कि पावर को और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो आपको हीट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो H इक्वल टू यानी कि हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम, हमने यहाँ पे ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं। H का H हमने सेम रहने दिया। अब यहाँ पे ना हमने P के जगह पर VI लिखा है, ऐसा क्यों? और रीजन भी हमने दिया है इक्वेशन सेकंड से, आप देख लो कहाँ इक्वेशन सेकंड आपका? ये वाला। तो P के जगह पर हमने यहाँ पे निकाला है VI, तो क्या हम इस P के जगह पर VI लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपने रीजन यहाँ पे दे देना है इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने दे दिया। और T हमारा T ऐसा था, हमने T को T रहने दिया, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। H हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब यहाँ पे देखो V के जगह पर हमने IR लिखा है, बताइए क्यों? क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, ये हम लोग कहां से जानते हैं? ओम्स लॉ से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे V के जगह पर IR लिखा, रीजन ओम्स लॉ।
और आई का हमने आई रहने दिया और टी का हमने टी लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से, ये 1 2 3 4 चारों चीज किसमें है आपका? मल्टीप्लाई में है। चारों चीज किसमें है? मल्टीप्लाई में है। तो आई आपके पास 2 बार है, तो आई इंटू आई आप करोगे तो क्या आएगा? आई स्क्वायर आ गया, आर एक बार, टाइम एक बार, टाइम एक बार, तो क्या आ गया आपके पास? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कहां पे? ये वाला हीट का? नहीं, आप देखो यहाँ पे ना आपके पास 2 चीज है। चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, 1 मिनट आप बुक लाए? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे ना आपके पास 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए ध्यान से, P इक्वल्स टू वी आई, साइंस के बुक लाए आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। P इक्वल्स टू वी आई, और एक और इसमें आपको रखना है H इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। और यही 3 फॉर्मूला आपको ध्यान से याद रखना है, लिख लीजिए, ठीक है? हालांकि पूरा लिखना है आपको, लेकिन जब आप लिख लेंगे एक बार तो आप इसको ऐसे बॉक्स में करिएगा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और ये आपका तीसरा फॉर्मूला, ठीक है? अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे अब ये समझेंगे इसके लिए। चलिए पहले बताइए, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? हालांकि ये जो P इक्वल टू वी आई है ना, इसका हम लोग आगे अगला वाले क्लास में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या बताना चाहते हैं आप उसको समझिए। यहाँ पे H का फॉर्मूला क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? और यही हमारा फॉर्मूला कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यदि आपसे कोई बोले कि बताओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताओगे? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? और चूंकि आपका हीट है, अच्छा हीट होता है क्या बताइए? हीट पावर होता है या एनर्जी होता है? हीट एनर्जी होता है ना। हीट एक प्रकार का क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट। बताइए, जब हीट हमारा एक एनर्जी है तो हीट का SI यूनिट क्या होना चाहिए? एनर्जी का क्या होता है SI यूनिट? जूल। तो इसका भी क्या होगा SI यूनिट? जूल। तो SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। तो हीट का SI यूनिट जूल होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ना हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं वो जरा समझिए ध्यान से। आपने, हालांकि आपका जो मेन फॉर्मूला है ना, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हम बताने जा रहे हैं। यहां पे आपको हीट का 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना है। हालांकि ये पावर का फॉर्मूला ना अभी आप ध्यान में मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपके पास आएगा। इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे आपके पास हीट का 2 फॉर्मूला आ चुका, एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला ये वाला। ज्यादातर 90% सवाल यदि आपका हीट वाला आएगा तो आपको लगाना है फॉर्मूला ये वाला, क्योंकि यही आपका मेन फॉर्मूला है। लेकिन फिर सवाल है कि सर ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? देखिए, दोनों फॉर्मूला आपका हीट का ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको हम देख लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है, उस पर लगा देंगे। लेकिन हाँ, ये आप याद रखिएगा कि 90% सवालों में जहां पे हीट का सवाल आएगा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। लेकिन ये वाला कब लगाएंगे? वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि सारा वैल्यू दिया हुआ है जो कि इस पे इसमें चाहिए तो इसको लगा देंगे, देखेंगे जो वैल्यू दिया वो इस पे फिट बैठ रहा है तो इस पे लगा देंगे, ठीक है? तो 2 आपके पास हीट का फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे P इक्वल टू वी आई है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, एकदम ब्लू से लिखा हुआ है। इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यही चीज हमको आगे भी पढ़ाना है, क्योंकि अगला टॉपिक ही हमारा होगा पावर के बारे में, है ना? तो वो हम लोग वहां पे देखेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो अभी फिलहाल आपके पास हीट का 2 फॉर्मूला आ चुका, लेकिन इसमें से हमारा मेन फॉर्मूला कौन है बताइए? जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? नीचे वाला, क्योंकि इसी को हम लोग कहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, ये क्या बताता है जरा बताइए? आपने जान लिया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये आपने जान लिया। लेकिन मान लीजिए कि कोई चलते फिरते आपसे पूछ दे कि बताओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, लेकिन इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब कुछ बता पा रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? देखो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसका मतलब है कि हीट जो है ना, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत इसमें? यहां पे 3 पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखना है पहले आप इसको समझिए। H यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझाते हैं आपको, उसके बाद फिर तीनों पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का मतलब है कि ये तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ? हीट के साथ। अब इसका थोड़ा सा हम लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। देखिए, आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? करंट 2 बार,
2 बार का सिंपल सा मतलब है कि करंट आप ज्यादा दे रहे हैं। आप खुद सोचो, इस फैन को यदि हम लगातार करंट देते रहेंगे तो ये घूमता रहेगा और बहुत देर तक घूमेगा, यानी कि करंट इसको बहुत ज्यादा मिलेगा तो इसमें ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जब इसमें हम करंट लगातार बहुत ज्यादा दे रहे हैं, स्क्वायर दे रहे हैं, मतलब स्क्वायर का मतलब सिंपल सा समझो, बहुत ज्यादा करंट आप इसको दे रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, यदि फैन को बहुत ज्यादा करंट मिल रहा है तो ये बहुत देर तक घूमेगा और बहुत देर तक घूमने का मतलब क्या है, इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। पहला चीज समझ में आ गया। अगला, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या बता सकते हैं आप? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें रेजिस्टेंस भी है, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या बताया था हमने आपको, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकेगा। और एक बार बताइए, यदि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, धक्का मुक्की करने लगेगा। हर कोई दूसरे से चाहेगा कि हम आगे निकले, हम आगे निकले, हम आगे निकले। इससे क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आप खुद समझो ना, यदि आप लगातार इसको ऐसे ऐसे अपना हाथ रगड़ोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। तो यदि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसमें हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा टाइम है। अच्छा, टाइम का मतलब क्या समझ रहे हो? टाइम का मतलब यहां पे हो गया कि यदि आप करंट लगातार बहुत लंबे समय तक देंगे तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए हम इस फैन को ना मात्र 5 मिनट के लिए करंट देंगे, कुछ हीट होगा? ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 5 घंटे के लिए दे दें, ये बहुत हीट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, यहाँ पे ये बताना है, कोई भी पूछे कि बताओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहीं से आपको देख के बता देना, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला चीज। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, दूसरा चीज। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, बस। और यदि इसको समझाने के लिए बोले तो समझाइएगा कि देखो, करंट बहुत ज्यादा देंगे तो हीट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस यदि किसी में ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हीट ज्यादा होगा, टाइम यानी कि बहुत लंबे समय तक हीट देंगे तो ज्यादा हीट होगा। सिंपल सी बात है। क्या इन तीनों पॉइंट को आप यहाँ पे लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, याद रखिएगा। चलिए लिख लीजिए आप लोग, हम बोलते हैं। इसके नीचे लिखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट करके इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब कोई लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए, बताते हैं क्या है, क्योंकि ना कई बार पूछ लेगा आपसे। ठीक है, लिखिए हीट इज, पहले पॉइंट में लिखिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्या बोला हमने, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला चीज। दूसरा क्या लिखेंगे आप, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया। तीसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ओके, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कोई दिक्कत इसमें? यही 3 पॉइंट हमारा कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल करके कुछ नाम था उनका, लेकिन लास्ट में जूल लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने ये चीज हमको दिया था, इसीलिए हम लोग इसके नाम को, इसी के नाम पे हमने इसको रख दिया। अब कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, तो इसमें ना आपको बहुत कुछ ध्यान में नहीं यदि याद रहे ना, तो कम से कम आप इसमें आप ये याद रखिएगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट का प्रोड्यूस होना, वही हमारा कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमारा कहलाता है। दूसरा बात आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि हीट का हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, H इक्वल्स टू VI इंटू टी, पहला। दूसरा ये मेन वाला H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इसको अभी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा अगले वाले क्लास में हमको मिलेगा। तो देखो, हालांकि इस चैप्टर में ना फॉर्मूला बहुत है, और हर फॉर्मूला कुछ ना कुछ अलग अलग बात कहता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम एक बार ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर देंगे ना, न्यूमेरिकल्स जब हम लोग शुरू करेंगे, तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले इस पूरे बोर्ड पे इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूला को हम एक बार यहाँ पे लिख देंगे। वो क्या कहता है, उसका SI यूनिट क्या है, कहाँ पे पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, कब लगाएंगे, क्या वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे, यानी कि जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर में है ना,
उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, वो हम सब एक बार में आपको यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको बार बार पीछे का पेज ना पलटना पड़े। तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है, लेकिन अभी हाँ फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। कोई दिक्कत है समझने में? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या हो गया हीट का, H = I² RT। लेकिन इसको भी नहीं भूलना है, क्योंकि वैल्यू यदि हमारे पास मान लीजिए केवल V है, I और T है, तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। और मान लीजिए कि आपके पास ये R नहीं है, यानी कि मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन ये तीनों दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हीट निकाल देंगे। ठीक है, चलो तो एक बार इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और चूंकि अब आपने इसको समझ लिया है तो इससे एक सवाल बनाना तो बनता है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं सवाल हम लोग। सवाल बनाने के लिए आप लोग, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल हम ना अपने से क्रिएट करते हैं। ठीक है, सवाल हम अपने से क्रिएट करते हैं। सिंपल सा सवाल हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये फॉर्मूला कैसे पुट करना है वो आपको पता चल जाए बस। हालांकि इससे तो हम लोग भरपूर सवाल बनाएंगे आगे, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस एक क्वेश्चन उसके बाद क्रिएट कर लीजिएगा। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड in an electric fan if calculate the heat generated in an electric fan if current is in, चलिए करंट मान लेते हैं 20 एम्पियर। ठीक है, बस एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको बना रहे हैं, इसको आप रियलिटी में समझिएगा, एग्जाम्पल बस है। तो करंट 20 एम्पियर मान लेते हैं, करंट इज 20 एम्पियर, इट्स रेजिस्टेंस एज, चलिए मान लेते हैं 4 ओम, and time 1 minute। चलिए, calculate the heat generated in an electric fan if current is 20 ampere, its resistance is 4 ohm and time is 1 minute। चलिए, आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए बस, हालांकि बुक के लैंग्वेज में हमने नहीं लिखा है, अपने से लिख दिया बस, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए समझ सकते हैं और समझ में आ भी रहा है तो सवाल हमारा बनाया जा सकता है। क्या है इसमें, देखिए पहले करंट का वैल्यू दिया हुआ है 20 एम्पियर। ओके, इसके बाद फिर हमारा इसमें रेजिस्टेंस था जो कि दिया हुआ है 4 ओम। ओके, और टाइम इसमें आपका दिया हुआ है 1 मिनट। देखा जाए तो करंट अपने एसआई यूनिट में है, रेजिस्टेंस भी अपने एसआई यूनिट में, लेकिन अपना टाइम एसआई यूनिट में नहीं है। 1 मिनट का मतलब सिंपल सा कितना, 60 सेकेंड। ओके, चलिए आपके पास आई है, आर टी है, आर है और टी है, सब चीज आपके पास है, तो आपको हीट निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो H = I² RT, हमको मालूम ये वाला फॉर्मूला लगा क्योंकि ये वाला सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वाला लगा देंगे। I² का मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया 20 × 20, आप 2 बार लिख दो। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपके पास 4 है, 4 लिख देंगे, और टाइम आपके पास 60 सेकेंड है। ठीक है, चलिए करते हैं, थोड़ा देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा 24, अच्छा देख लेते हैं, 24 2 2 4 16 8 1 9 9 6 कितना बोला आपने, 1 2 0 0 0। चलिए हो गया। क्या सही है, क्या ये सही है? बिल्कुल, जूल लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हम और एक स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा ये चीज अभी जो हम बताने वाले हैं ना, ये आगे जब हम सवाल बनाएंगे ना तो बहुत सारे सवाल में हम ऐसे ये काम करेंगे। ठीक है, 1 0 2 0 और एक 3 0,
कैसे भाई? सोचोगे 24 48 96, नहीं सही तो है, 3 जीरो लगेगा ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन एक तरीका हम और बताते हैं आपको, ठीक है। यानी कि इतना बड़ा जो वैल्यू है ना, ये टीचर कभी भी इसको सटीक वैल्यू नहीं मानते। मतलब इतना बड़ा वैल्यू आपने लिख तो दिया, ठीक है, लेकिन क्या आपको इतना बड़ा वैल्यू देखने में ठीक लग रहा है? थोड़ा सा उठपटांग लग रहा होगा, लेकिन हालांकि ठीक है, लेकिन फिजिक्स के फील्ड में ना हमको इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तरीका आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 96 है ना, तो आप यहाँ पे 9.6 कर दो इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, अब आप बताएंगे। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे 6 के पहले पॉइंट दिया है, यानी कि अब आप ये देखो कि कितने डिजिट पहले हमारा पॉइंट लगा है। 1 2 3 4 डिजिट हमारा पहले पॉइंट लगा है, तो 9.6 लिख देंगे इंटू 10 टू द पावर कितना लिख देंगे, 4, क्योंकि 4 1 2 3 4 डिजिट के पहले अपने पॉइंट लगाया है, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। अब ये आपका ना थोड़ा सा एक फिजिक्स की दुनिया में स्टैंडर्ड वैल्यू लग रहा है, ठीक है। हालांकि ये भी आपको कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको थोड़ा सा मतलब फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अच्छा लगेगा, आपको दिक्कत नहीं ना इसमें। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि किस तरीके से हम लोगों को ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार लीजिए, और यहीं पे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हुआ, ठीक है ना। फॉर्मूला के लिए आपको चिंता नहीं करना है, वो हम सारा आधा घंटा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरा फॉर्मूला आपको एक बार बता देंगे, ठीक है। और आगे तो आपको पावर में जब हम लोग पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक पावर, उसमें तो आपको 3 4 फॉर्मूला पावर का मिलेगा, 4 फॉर्मूला उसमें पावर का है, 4 फॉर्मूला है, ठीक है। तो कौन सा कहाँ पे लगाएंगे वो सारा कुछ हम बता देंगे आपको, ठीक है। इसके लिए घबराना नहीं है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगला वाला क्लास हमारा बेसिकली होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ना एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसका यूज क्या है, पहले वो हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कहीं पे डाउट रहे तो एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।